स्वागत है बच्चों आप लोगों का एकेडमिया कैरियर में। आइए हम लोग आज क्लास 12 का एक चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामिंग, उसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीके से उसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या करना। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो फिर आगे आपको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन एक क्लास 12 का चैप्टर है। इसमें आपको जान लीजिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 100% फाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। मैं उसका शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम इस प्रोग्रामन मतलब क्या, प्रोग्रामन मतलब एक तरीके से समझ चलिए समस्या होती है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है उसके डिटेल को हम लोग आज समझें। देखिए जैसे कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई डिस्टेंस कवर आपको करना है, आप जहाँ पे भी आप हो, मान लीजिए किसी पॉइंट A पे हैं और आपको B पे जाना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तमाम ऑप्शंस खुल जाते हैं कि हम कैसे क्या करें। जैसे मान लीजिए यहाँ से सीधे हमारे पास जाने के लिए कोई ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ट्रेन की सेवा है। ट्रेन नहीं, मान लीजिए कोई चीज़ हम रिजर्व कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई छोटी गाड़ी बुक कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं उससे यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कार हमने बुक कर लिया, कार के माध्यम से यहाँ तक जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे सामने दिमाग में ये चीज़ आएगा कि अगर मैं कार से यहाँ तक अपने रिजर्व गाड़ी से जाता हूँ तो पहला फ़ायदा मेरा ये होगा कि मैं आसानी से पहुँच जाऊँ, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन दिमाग में भी आएगा कि इस पर हमारा रेंट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लग रहा है। मान लीजिए हम 2000 रुपये का गाड़ी बुक करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको 2000 रुपये का किराया खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिमाग में आया क्यों ना दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ से मान लीजिए किसी पॉइंट यहाँ पे C पे चले जाते हैं, यहाँ बाई पैदल चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमको ट्रेन मिल जाती है, थोड़ा सा किराया कम लग जाएगा, और इसके बाद पॉइंट हम मान लीजिए D पे पहुँच जाते हैं, और D पर पहुँचने के बाद फिर वहाँ से पैदल होके यहाँ पहुँच गए। इसमें हमारे दिमाग में हमारा तो पैसा कम लग रहा है लेकिन हमारा समय ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरी प्रक्रिया हम थोड़ा और समझ लें। यहाँ से मान लीजिए हम भी फिर ऑटो के माध्यम से यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं, कोई पॉइंट यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पॉइंट DE हो गया, यहाँ तक आ गए। यहाँ से फिर हमने क्या किया, एक बस ले ली, ठीक है ना। बस के माध्यम से यहाँ पहुँच गए, और यहाँ से फिर हम टहलते हुए पहुँच गए, टहलते, ठीक। अब देखिए 3-4 कंडीशन हमारे दिमाग में आता है जब कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो हमारे सामने कंडीशन क्या होती है। कोई काम ऐसा हम करें जिससे हमारा पैसा भी कम खर्च हो और समय भी कम खर्च हो और हम अपने काम को कम अंजाम दे दें। तो देखिए इसके लिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दिमाग में 2000 रुपये किराया लग रहा है, लेकिन टाइम तो हमारी बच रही है लेकिन हमारा किराया ज़्यादा खर्च हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक हमने पैदल ट्रेवलिंग कर लिया, ठीक है। इसके बाद ट्रेन के माध्यम थोड़ा सा कम किराया दिए, किसी पॉइंट पर पहुंच गए, वहां से आसानी से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन इसमें हमारा पैसा तो कम खर्च हो रहा है लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ से कोई ऑटो ले लें, इस जगह पे पहुँच लें, या कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ से बस के माध्यम से यहाँ पहुँच जाए, फिर टहलते घूमते हुए यहाँ पहुँच जाए। तो ये 3-4 कंडीशन हम प्रॉब्लम मतलब समस्या में फंस जाते हैं कि क्या करें, ठीक है, कि जिससे हमारा पैसा भी कम लगे और हमारा काम भी हो जाए आसानी से और टाइम भी बच जाए। तो इन सारी समस्या को समझने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, मैथ में चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है रैखिक प्रोग्राम। इसी समस्या को समझने के लिए या उससे बचने के लिए या फिर उस चीज़ को ये समझ लीजिए कि बहुत शॉर्ट तरीके से समझने के लिए किस तरीके से हम इसका ऑप्शन दिमाग में बैठाएं कि ये सारी प्रक्रिया हमारी हो भी जाए और किराया भी कम लगे और काम भी हमारा हो जाए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। आप लोग बुक में देखेंगे एग्जाम्पल, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है और उसके माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को बता रहा हूँ, NCERT की बुक में देखेंगे एक व्यापारी है कोई, ठीक है ना, एक व्यापारी है, उसके पास टोटल 50,000 रुपये की पूंजी है, ठीक ना। वह मेज और कुर्सी की दुकान खोलना चाहता है, यानी फर्नीचर की दुकान खोलना चाहता है, ठीक। एक फर्नीचर की दुकान खोलना चाहता है, उसके पास टोटल 50,000 रुपया, ठीक है। वह किराए पे कमरा लेता है और कमरे में रखने के लिए देखिए वस्तुओं की जो टोटल कुल उसको रखना कितना है, कंडीशन उसमें दिया गया कि 60 वस्तुएं रखनी है आपको, 60 आर्टिकल रखना है, 60 वस्तुएं बना सकते हैं, चाहे आप उसमें कुर्सी रख लें चाहे उसमें मेज रख लें, ठीक है। और इसके बाद कंडीशन ये है, एक मेज जो है, एक मेज आता है 2,500 रुपये का, और एक कुर्सी आती है 500 रुपये की, ठीक। और इसके बाद देखिए लाभ की कंडीशन जो इसमें बनाई गई है, एक मेज पर लाभ होता है 500 रुपये का, 500 नहीं
शायद 500, 250 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, एक कुर्सी पर 250 रुपये का लाभ होता है, एक मेज पर 250 रुपये का लाभ होता है, और एक कुर्सी पर से कुल मिला के 75 रुपये का लाभ होता है। इतनी कंडीशन हैं। ठीक है ना। अब देखिए, एक व्यापारी है जिसके पास टोटल 50,000 रुपये की संपत्ति है। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे वो दुकान लिया है उसके दुकानदार के मालिक ने बोला कि भैया हम अपने घर में आपको मैक्सिमम 60 सामग्री रखने के लिए अलॉटमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अब ये व्यापारी जो होता है दुकान किसी बड़ी मार्केट में जाता है, वहाँ पता करता है एक मेज जो उसको 2500 रुपये की मिलती है और एक कुर्सी को पता करता है 500 रुपये मिलती है। फिर इसके बाद देखता है कि अगर वो दिमाग लगाता है कि अगर हम इसको बेचते हैं तो हमको कुल मिला जुला के एक मेज पर 250 रुपये का लाभ हो रहा है, एक कुर्सी पर 75 रुपये का लाभ हो रहा है। अब दिमाग में ये बैठा रहा है कि बताइए, अगर हम मान लीजिए कि क्या ऐसा क्या काम करें कि अगर मान लीजिए उसने सोचा कि फर्नीचर की दुकान पर क्यों ना हम कुल मिला खाली मेज खरीद लें। अब दिमाग रखिए, देखिए अगर वो सोचे कि मैं सिर्फ मेज ही रख लूँ तो पहला नुकसान उसका ये होगा कि दिक्कत तो ये चीज़ की होगी कि उसकी दुकान को तब फर्नीचर की दुकान नहीं बोलेंगे, तब बोलेंगे उसकी दुकान सिर्फ मेज की दुकान है। ठीक है ना। अब मेज की दुकान पर अगर खरीदना चाहता है, अगर मान लीजिए टोटल 60 वस्तुएं उसने खरीद लिया, 60 मेज खरीद लिया, तो 50,000 रुपये की पूंजी उसके पास है। 60 वस्तुएं खरीदना, 250 रुपये के मेज के हिसाब से क्या रुपये खर्चा उसका आएगा, 2,500 रुपये के हिसाब से। 000 हो गया, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। इतनी पूंजी तो खरीद नहीं सकता। ठीक है ना। तो इसके पास तो कितना पूंजी है, 50,000 रुपये की पूंजी है, तो यानी 60 आर्टिकल वह मेज का नहीं खरीद सकता। तो क्यों ना हम पहले पता कर लें कितनी मेज उसकी आ जाएगी 2,500 रुपये के हिसाब से। 50,000 रुपये उसके पास कुल पूंजी है, 2,500 रुपये का अगर वो मान लीजिए मेज खरीद लेता है, 00 काट दीजिए, तो कुल मिला के 20 मेज खरीद पाएगा। ठीक है ना। 20 मेज वो खरीद सकता है, मैक्सिमम 20 मेज खरीद सकता है। अगर उसने दिमाग में ये रखा कि क्यों ना मैं सिर्फ मेज का ही बिजनेस करूं। ठीक है, अगर मेज के ही बिजनेस करता है तो एक मेज पे अगर वो 2,500 रुपये की मतलब 2,500 रुपये के मेज का दाम है तो 50,000 रुपये में उसे 20 मेज मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब 20 मेज उसको मिल गई, अब इसे कुल लाभ अपना चेक करेगा। अगर एक मेज पर उसे कै रुपये का लाभ हो रहा है, 250 रुपये का लाभ हो रहा है, तो 20 मेज बेचेगा, 25 दूनी 50, 5,000 रुपये का उसे कुल मिला के प्रॉफिट आएगा। ठीक है ना। दिमाग में जब उसने ये रखा कि मैं 50,000 रुपये का क्यों ना सिर्फ कुर्सी मेज ही खरीद लूँ। अगर वो मेज खरीदता है तो अगर 60 मेज खरीदना, उसके पास कंडीशन ये है कि कुछ 60 मेज रख सकता है। ठीक है, 60 वस्तुएं खरीद सकता है, तो 2500 रुपये के हिसाब से 60 वस्तु खरीदेगा तो ये आएगा 1.5 लाख रुपये। ठीक है, जबकि उसके पास पूंजी कितना है, 50,000 की। तो वो दिमाग लगाएगा जरा पता कर लें कि हमारी 50,000 रुपये की पूंजी में 2,500 रुपये के हिसाब से कितनी मेजें आएंगी, तो पता लगा उसे 20 मेज मिलेगा। तो एक मेज पर वो लाभ देखता है कि 250 रुपये का लाभ होता है, 20 मेज बेचेगा उसे 50 रुपये का लाभ होगा। फिर दिमाग में लाता है क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूं कि सिर्फ कुर्सी खरीद लूं। ठीक है, अगर वो सिर्फ कुर्सी खरीदना चाहता तो सोचिए क्या होगा, उसके पास कुल 50,000 रुपया है। ठीक है ना, 50,000 रुपया है और एक कुर्सी मिलती है 500 रुपये की, तो कुल मिला के कितनी कुर्सियाँ खरीद सकता है, 100 कुर्सी की दुकान खरीद सकता है। ठीक है ना, 100 कुर्सियाँ खरीद सकता है। 100 कुर्सी खरीद के वो अपनी दुकान को सिर्फ कुर्सी की दुकान बना सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि वह 60 सामान से ज़्यादा नहीं रख सकता दुकान में। ठीक है, तो कहने मतलब इसमें से 40 को हम ना मान लें। ठीक है ना, तो बचा कितना, 60 कुर्सी मैक्सिमम खरीदी जा सकती है। अगर एक कुर्सी पर उसे लाभ हो रहा है 75 रुपये का, तो 60 कुर्सियों पर कुल मिला के कितना लाभ हो जाएगा, 60 से 75 से गुणा कर दिए, 0 6 पंचे 30 और 6 7 42 3 45 हो गया। ठीक है ना, 4500 रुपये। अब ये बताइए उसके पास यहाँ 5,000 रुपये का लाभ हो रहा था, यहाँ पे 7500 रुपये में 4,500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो बताइए उसके लिए बेहतर काम क्या होगा, बेहतर काम उसके लिए 5,500 रुपये का लाभ इसमें हो रहा है, तो इसको कर सकता है। ठीक है, फिर दिमाग में आया क्यों ना यार ऐसा कुछ करें कि कुर्सी भी खरीद लें, मेज भी खरीद लें, दोनों की दुकान खोलें और हमारी दुकान हो जाए फर्नीचर की दुकान। ठीक है, चलिए हम एक कंडीशन बना लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें 5,000 रुपये का लाभ हो रहा था, इसमें 4,500 रुपये का लाभ हो रहा है। तो समझ रहा है कि इसमें मान लीजिए हमारे पास लाभ तो इसमें कम भले हो रहा है, लेकिन उसका खर्चा कम भी हो रहा है, क्योंकि 60 सामान हुई रख पा रहा है। अभी उसके पास 40 सामान रखने की भी व्यवस्था है, लेकिन मजबूर है कि वो 60 सामान से ज़्यादा नहीं रख सकता। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हम बना के रखते हैं, ज़रा चेक करते देखते हैं कि इससे क्या कंडीशन बनती है। अब मान लीजिए थोड़ा मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ कि इस तरह से इसको रखा जाए। ठीक है, मान लीजिए वो खरीद लेता है मेज, भी हम मान लेते हैं वो 10 मेज खरीदता है और कुर्सियाँ खरीदता है 50।
ये देखिए मैं अपने तरफ से मान रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं अपनी जगह पर मान लूँ मैं व्यापारी हूँ, ठीक है, तो मेरी जगह पे वो समझ लीजिए कि उस व्यापारी ने दिमाग में रखा क्यों ना मैं 10 मेज खरीद लूँ और 50 कुर्सियाँ खरीद लूँ। इसकी से कंडीशन क्या होगी, पहली चीज़ क्या है, जो उसके दुकान के कमरे के मालिक ने बोला कि 60 सामान होना चाहिए, देखिए हमारा 60 सामान यहाँ पर कन्फर्म है, ठीक है। और दाम इसका निकाल लें, इसका मूल्य निकाल लें। अगर एक कुर्सी 250 रुपये की होती है तो 250 रुपये के हिसाब से 10 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 2500 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये की कुर्सी हो जाएगी, मेज हो जाएगा। और कुर्सी का अगर मूल्य निकालना चाहेगा तो एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपया है, तो 500 रुपये के हिसाब से 50 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2500 रुपये हो जाएगा, 25,000 रुपया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उसकी पूंजी कितनी लगी, कुल पूंजी उसकी फाइनली लगी कितना, 50,000 रुपये। यहाँ भी उसका सिस्टम सही चल रहा है अभी तक कि उसके पास 50,000 रुपये की पूंजी थी, 50,000 रुपया पूंजी लग भी रही है। मेज खरीदा 10 ठू, वो भी मिला उसे 2500 रुपये में। कुर्सी खरीदा 50 ठू, जो कि 50 रुपये के हिसाब से मिल रही थी, कुल मिला के 25,000 की मिल गई। तो पहला तो फायदा ये उसका, पहला तो काम उसका ये हो गया कि उसके पास 50,000 रुपये की पूंजी है, 50,000 रुपये का पूंजी कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़ उसके पास कुर्सी भी हो गई, मेज भी हो गई। और तीसरी कंडीशन ये, जो उसने बोला था 60 सामान चाहिए, तो 60 सामान भी उसका हो गया, 10 और इसको ऐड कर लीजिए, 60 सामान भी हो गया। अब देखें हम उसकी लाभ की कंडीशन क्या बन रही है, क्योंकि मेन हमारा टारगेट जो होता है उसके रहेगा वो प्रॉफिट कमाने का ही रहेगा, ठीक है। तो एक मेज पर हमें 250 रुपये का लाभ हो रहा है, तो हम बताइए 10 मेज बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो गया, 2500 रुपये का लाभ हो गया। प्लस लगा दीजिए, एक कुर्सी बेचने 75 रुपये का लाभ, 50 कुर्सियाँ बेच रहा है तो 0 5 25 25 5 हाँ 5 37 जोड़ लीजिए, कुल मिला के हो जाएगा 50 7 5 12 6250 रुपये। देखिए अब इस कंडीशन में उसका प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ये बना है, जब सिर्फ मेज की दुकान लगा रहा था तो उसका 5,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ कुर्सी की दुकान लगा रहा था तो उसका कितना हो रहा था, 4500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मेज और कुर्सी दोनों रख लिया तो उसे कितने रुपए प्रॉफिट होने लगा, 6250 रुपये की प्रॉफिट होना। तो बताइए उसके लिए सबसे बढ़िया धंधा किस काम का होगा, इस काम का कुर्सी और मेज का होगा। और इससे कई उसकी प्रॉफिटें जुड़ जाएंगी। लेकिन इस चीज़ को कैसे दिमाग लगाएगा कि मेरा क्या कंडीशन हो, तो मैं छोटी सी क्वेश्चन को समझ लिया, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कई पैमाने बनाया जाता है ना, तो रैखिक प्रोग्राम में कई तरह की समस्याएं दी गई हैं, उन सबको समझने के लिए इस तरह से नेचुरली आप बना नहीं सकते। इसके लिए आपको एक सिस्टम बताया गया है, उसी सिस्टम के माध्यम से अगर समझेंगे तो यानी LPP के माध्यम समझेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के माध्यम समझेंगे, तो ये सब समझने में आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। अब ये सोचिए, मेज लगाता दुकान सिर्फ होती मेज की दुकान है, प्रॉफिट भी कम। कुर्सी की दुकान लगाता तो नाम होता कि सिर्फ कुर्सी की दुकान रखा है, प्रॉफिट कम। और कुर्सी मेज दोनों रखा और प्रॉफिट भी मैक्सिमम हुआ, उसकी सारी कंडीशन भी फॉलो हो गई और नाम हो गया फर्नीचर की दुकान, ठीक है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम रैखिक प्रोग्रामन के माध्यम समझेंगे कि कितना कुर्सी कितना मेज वह रखे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है ना। यहाँ तक समझ लिए सब लोग, ठीक। फिर आगे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे मान लेते हैं, माना उसने कुल खरीदा, कुल मेज उसने खरीदी X, ठीक है, और कुर्सी खरीदा कितना, Y, ठीक है ना। मान लिए कुल मेज उसने खरीदा X और कुल कुर्सी खरीदा Y, ठीक है ना। तो देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है इसमें, देखिए जो हमारा जो इसमें अवरोध होते हैं, इसको बोलते हैं अवरोध, उसकी भाषा में बोलेंगे अवरोध या कहीं कहीं व्यवरोध भी लिखा रहता है, दोनों बात एक ही चीज़ है। व्यवरोध क्या इसमें है, पहला व्यवरोध ये है कि कुर्सियों और मेजों की कुल जो संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 हो जाए या 60 से कम हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये दी गई है, ठीक है। कुर्सी और मेज की मैक्सिमम जो संख्या होनी चाहिए वो 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, एक कुर्सी का मूल्य अगर X रुपया है तो हमारे पास एक कुर्सी का मूल्य हमने X रुपया, मैंने कुर्सियों की संख्या को हमने X मान लिया और जान रहे एक मेज की संख्या, सॉरी मेज X मेज ले रहे हैं, ठीक है ना। 2500 रुपये की एक मेज आती है तो X मेज कितने की आएगी, 2500 X रुपये की, जितना उसकी वैल्यू होगी उसे हम उसका प्रोडक्ट करा देंगे। जैसे एक मेज का दाम 250 रुपया है तो 10 मेज का दाम निकालना, 10 से गुणा करेंगे, X मेज का दाम निकालना है, X से गुणा कर दिए तो 2500 X रुपये का उसका मेज हो गया, ठीक है। और कुर्सी खरीदता है 500 रुपये का, तो 500 के हिसाब से Y कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, ये हमारा जो आएगा 2500X प्लस 500Y। इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, लेस आर इक्वल 50,000,
ठीक है ना। सेकंड कंडीशन ये बताई गई है क्योंकि उसके पास 50,000 रुपये ही पूंजी है, तो कुर्सी और मेज का कुल मिला के जो कीमत आनी चाहिए वो 50,000 भी हो सकती है। 50,000 तक आ जाएगा तो एडजस्ट कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो एडजस्ट नहीं कर सकता। यानी ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस आर इक्वल। लेस भी हो सकती है 50,000 से, या 50,000 के इक्वल भी हो जाएगी, तब भी उसका काम चलता रहेगा, ठीक है ना। ये दो केसेज इसमें स्पेशली ये हो गई, ठीक है। ये मेन कंडीशन। और एक देखिए अपने मन से ही आपको समझना है, x ग्रेटर आर इक्वल 0 एंड y ग्रेटर आर इक्वल 0, क्योंकि देखिए कुर्सी और मेजों की संख्या 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब वो क्या, अब ये तो समझ नहीं रहा कि मुझको कुर्सी करना है मेज करना, तो लास्ट कंडीशन बताइए बात सही क्या थी इसमें कि ये देखिए इसको ग्रेटर क्यों मानते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि कुर्सी और मेज का जो मान होगा निगेटिव में हो नहीं सकता और 0 भी नहीं करना उसको, इसलिए इसको क्या रखेंगे, ग्रेटर आर इक्वल 0, वाई भी ग्रेटर आर इक्वल 0। अब देखिए जो मेन कंडीशन होती है उसका मेन सिस्टम क्या है, उसको दिमाग में ये रखा कि मेरी मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है। तो मैक्सिमम एक मेज पर प्रॉफिट होती है 250 रुपये की, तो x मेज पर प्रॉफिट कितना हो जाएगी, 250 x की होगी। और एक कुर्सी पर प्रॉफिट हो रही 75 रुपये की, ये वैल्यू कितना होगी, 75 y होगी। इन दोनों की वैल्यू को क्या चाहता है, इसी को देखिए, इस चीज़ को जेड से इंडिकेट करते हैं, इसी चीज़ को चाहता है कि हमारा क्या हो, अधिकतम हो, अधिकतम। इसी चीज़ को आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम बनाना, ये उसका मेन टारगेट, इसी को बोलते हैं उद्देश्य। तो आपको सवाल में ऐसे मिलेगा, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत इस उद्देश्य का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, या निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों की न्यूनतम वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को दुकानदार क्या चाहेगा कि ये वैल्यू हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम पूरा ग्राफिकली कैसे समझेंगे, इसके लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं। ग्राफ में ऐसे बनाएंगे, देखिए जो पहला इक्वेशन दिया गया आपको करना क्या है, x प्लस वाई इसको इक्वल 60 मान लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर दें तो आसान हो जाएगा। चलिए इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है, सेकंड इक्वेशन है, इसके लिए पहले इसका ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऐसे हम लाइन खींच लें दो ठो, एक x बना लीजिए, एक y बना लीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y 60 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए देखिए 2,500 x प्लस 500 y इक्वल, ये सब छोड़ देंगे, बराबर से दे देंगे 50,000 कर देंगे, ठीक है। चाहे तो 500 से भाग कर सकते हैं दोनों पक्षों में, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। 500 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 00 कट गया, 5 से कट गया, 00 यहाँ से कट गया, 5 × 5 = 25 हो गया। तो 5x प्लस वाई बराबर हो गया 500। इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y। x की वैल्यू अगर 0 डाल देते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 से डिवाइड, एक कैंसिल हो जाएगा, 100 बचेगा यहाँ पे, ये 100 हो गया। x की वैल्यू 0 डालते हैं तो y की वैल्यू कितना आएगी, 100, और y की वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 20, ठीक है ना। ये कंडीशन हो गया। अब आगे चलिए, अब इनका ग्राफ बनाएंगे। ये देखिए हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से अपना आप यहाँ बना लीजिए, ग्राफ पेपर बनाएंगे, सही तरीके से बन जाएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आगे ले चलिए 90, और अगला हो जाएगा हमारा 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 100 हो गया, 90 हो गया, 80 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50, 40, 30, 20, 10 हो गया, ठीक है। पहला देखिए पॉइंट हमारा क्या बन के निकलेगा, इसमें देखिए पहला जो पॉइंट निकला 0, 60 हो गया, ठीक है ना। तो x पे 0, y पर 60, तो एक पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट कर लीजिए, ठीक है। अगला हमारा देखिए क्या है, 60 0 है, तो 60 और 0 का पॉइंट समझ लीजिए, 60 0 का पॉइंट ये हो गया। इसको a से इंडिकेट कर देंगे, इसको b से इंडिकेट कर देंगे, और एक दूसरे को मिला देंगे, ठीक है। अगला देखिए, इसमें अगर हम पॉइंट बनाएंगे 0 100 आएगा, और इसका पॉइंट बनाएंगे तो 20 0 आएगा, ठीक है। तो 0 x पे 0, y पर 100, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे हो गया, c लिख लीजिए। और अगला होगा 20 0, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया 20, 0, ठीक है। इसको इससे मिलाना है, ठीक है, इसको सी लिख दीजिए, इतना बना दिए। अब इसमें मेन देखिए थोड़ा समझने वाली बात क्या है, ये जो तो पहला इक्वेशन आपको दिया है, इसको ओरिजिन से हम वेरीफाई करेंगे। 60, x और y की वैल्यू दोनों 0 डालिए, तो 0 + 0
ग्रेट लेस आर इक्वल 60, ये ऑप्शन हमारा 0 लेस आर इक्वल 60। बताइए क्या 0 जो है, देखिए एक्स और वाई दोनों ओरिजिन हम इसको चेक करेंगे, इसका साइडेड पोर्शन किस तरफ आएगा, है ना। एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 डाले, 0 लेस आर इक्वल 60, ये स्टेटमेंट सही है गलत, ये सत्य कथन है। 0 जो हमारा 60 से छोटा है, तो अगर ये छोटा है तो इसकी जो लाइन होगी, यहाँ चाहे तो रुकिए 1 मिनट थोड़ा सा और अच्छा कर लेंगे। यहाँ पे लाइन लिख दीजिए इसकी, x प्लस वाई इक्वल 60 है, और ये वाली जो लाइन हमारी आई है वो 5x प्लस वाई बराबर 100 है, ठीक है। अभी देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा वेरीफाई हो गया, तो यानी ये जो लाइन जा रहा है इसका साइडेड पोर्शन हमारा जो होगा ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर स्टेटमेंट सही होगा तो अपना साइडेड पोर्शन ओरिजिन की तरफ लाएंगे। तो देखिए इस लाइन से होने वाली चीज़ सब क्या होगी, ओरिजिन की तरफ आएगी, ठीक। और सेकंड इक्वेशन हमारा देखिए दूसरा जो दिया गया यहाँ पे, इसको हम सेट कर लें तो हो जाएगा 5x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल 100। एक्स और वाई की वैल्यू 0 डालें तो क्या आएगा, ये भी आया 100, ये हो गया 0 लेस आर इक्वल 100। ये भी कथन हमारा सत्य है कि 0 जो है 100 से छोटा है, तो कहने का मतलब ये वाली जो लाइन है इसका भी जो हमारा साइडेड पोर्शन होगा ओरिजिन की तरफ ही आएगा। थोड़ा सा इसको दूसरे टाइप से बनाते हुए लेके आएंगे। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए पूरे फिगर में जो कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है, कॉमन पार्ट मतलब देखिए लाइन यहाँ से, देखिए ये लाइन हमारी इधर से, ये लाइन इधर से गई, दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कटिंग पोजीशन दिखाई दे रही है, वही जान लीजिए आपका कॉमन पार्ट होगा। तो फाइनली हमारा कॉमन पार्ट एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक कॉमन पार्ट ये हो गया। ये इसको ए रख लिए हैं, इसको सी माने हुए हैं, ये ओ हो गया, इसको आप पी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस रेखा और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 60 दिया है, अगला 5x प्लस वाई बराबर 100 दिया है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, घटा लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, -4x बराबर -40 हो जाएगा, कैंसिल कर लेंगे, x बराबर आ जाएगा 10, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, 10 प्लस वाई इक्वल 60 हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50, ठीक है। इस तरह से x बराबर 10 और y बराबर 50 है, तो हमारी जो पॉइंट बनकर तैयार होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 और 50 हो जाएगी। यहाँ पर इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट हो गया 10, 50 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सारा सिस्टम आपका तैयार हो चुका है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा ग्राफ चार्ट बना लेना है। देखिए यहाँ पे एक लिखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु लिख दीजिए, कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है अपना जो उद्देश्य आपका था वो कितना था, 250 x प्लस 75 y, ठीक है ना। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, 4 कॉर्नर पॉइंट निकले हैं, 2, 3 और 4। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा कितना है, 0, 0, 0, 0 रख दीजिए। दूसरा पॉइंट कितना है, 20, 0 है, 20, 0 रख दिए। तीसरा पॉइंट कितना है, ये वाला देखिए यहाँ का पॉइंट 60, 0, 60, 0, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 10, 50। इन्हीं को लाके इसमें डालिए, तो इसमें जब डालेंगे z प्लस 0 बराबर 0 आ गया, 20 डालेंगे तो 250 गुणे 20 बराबर 5000 आ जाएगा, और z बराबर अगर 60, 0 डालते हैं, नो रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, 20, 0, 60 ही, 0, 60 डालेंगे तो 0 प्लस 75 गुणे 60 बराबर 0, 6, 35, 6 से 42, 3, 4500 आ गया, ठीक है। और इसको डालेंगे तो z बराबर 250 गुणे 10 प्लस 50 गुणे 75 बराबर आ जाएगा 2500 प्लस 0, 5, 5, 25, 25, 5, 7, 35, 2, 37, इसको जोड़ेंगे तो 6250 आएगा। अब पूरे चार्ट में देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, ठीक है। तो पूरे चार्ट को आप देख के समझ सकते हैं, पूरी मैक्सिमम वैल्यू हमारी 10 से 50 वाली कंडीशन में जो दिख रहा है वो सबसे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ से समझिए, अभी आपका मेन क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपने ये देखिए जो पहला पॉइंट लिखा रहता है, पॉइंट को इस तरह से हम समझते हैं, P लिखा है, XY पॉइंट होता है ना। अब देखिए ये इधर पहली जो वैल्यू होती है x की, दूसरी जो वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है। अब ये देखिए अगर आपने ना कुर्सी खरीदा ना मेज खरीदा, ना कुर्सी खरीदा ना मेज खरीदा, तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। जब आपने लेन देन किया ही नहीं तो प्रॉफिट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो लेन देन नहीं करेंगे तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, तो इस तरह फाइनली उत्तर आपका 0 हो गया। और अगर देखिए सिर्फ आप 20 x की वैल्यू कितनी, कौन चीज़ है, मेज है, अगर आप 20 मेज खरीदते हैं और कुर्सी एक भी नहीं खरीदते हैं तो आपको 5000 रुपये की प्रॉफिट होगी, ठीक है। और अगर आपने देखिए
कोई मेज नहीं खरीदी, 60 कुर्सियां खरीद ली तो आपको क्या होगा, 4500 रुपये का प्रॉफिट होगा। और तीसरी कंडीशन, अगर आपने 10 कुर्सियां और 10 मेज और 50 कुर्सियां खरीद लिया तो आपको 6250 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब इस कंडीशन को देख के आदमी समझ सकता है या कंडीशन अपनी बना सकता है कि अगर इस तरीके से हमसे सिस्टम बना के रखना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर 10 मेज और 50 कुर्सियाँ हम खरीद लेते हैं तो हमको इस तरह के सौदेगिरी में क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत या निम्न उद्देश्यों के अंतर्गत अधिकतमीकरण के लिए बताइए वह मान क्या रखना पड़ेगा। तो देखा जाए तो अधिकतमीकरण के लिए x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50 अगर हो जाए तो इस कंडीशन पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। ठीक है ना, बात समझ में आई। समझ लीजिए इसको थोड़ा सा, इसके आगे क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर करके चैप्टर वाइज जब बताएंगे तो इसका सिस्टम अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसे मैं बेसिक आंसर समझाने के लिए पहला दिन था इसमें, इसलिए हमने थोड़ा सा डिटेल में इसको बता दिया। इसके बाद क्लियरेंस करके सारी चीज़ें बताएंगे। तो फाइनली इस क्वेश्चन को समझने के लिए इस तरीके से मान चलिए कि जो आपका प्रोसेस था पूरा इस तरह से करने के बाद, ठीक है, अधिकतमीकरण अगर आपको ऐसी स्थिति में लाभ चाहिए तो आपको 10 मेज और 50 कुर्सी खरीदेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और अगर मिनिमम प्रॉफिट चाहिए तो कुछ लेने देर मत करिए, लफड़े खत्म कर दीजिए, है कि नहीं। ना कुर्सी खरीदिए ना मेज खरीदिए, ना कुर्सी खरीदेंगे ना मेज खरीदेंगे तो कोई प्रॉफिट लॉस का चक्कर नहीं बनेगा। अगर आप 2020 सिर्फ मेज ही खरीदते हैं, अभी देखिए जो इसके पहले हमने नेचुरली कल्पना किया था वो सारी केसेज इसमें आ रही हैं। खाली खाली कुर्सी खरीद सकते हैं, खाली खाली मेज खरीद सकते हैं, कुर्सी मेज दोनों खरीद सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस कंडीशन पे होगा, उसमें पता लगा था हमारा कि 10 मेज और 50 कुर्सी खरीदते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट होती है। इस कंडीशन में भी हम समझ सकते हैं कि 10 मेज और 50 कुर्सी खरीदेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगी। उसके द्वारा कही हुई सारी बातें भी, कंडीशन भी फॉलो कर जाएंगे। 60 सामान होना चाहिए तो 60 सामान भी हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो जाएगी, 50,000 रुपये की पूंजी का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। और दुकान भी हमारी सिर्फ कुर्सी की नहीं रहेगी, ना सिर्फ मेज की रहेगी, दुकान हमारी फर्नीचर की हो जाएगी और हमको ऐसी कंडीशन पर मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता रहेगा। आप लोग इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, इसके बारे में आगे की डिटेल में आपको पूरे विधिवत तरीके से समझाएंगे। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं इसमें और इसका फाइनल क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं। कई तरीके के प्रॉब्लम इसमें होते हैं, उत्पादन संबंधित होता है, जनसंख्या संबंधित होता है, इस टाइप की समस्याएं संबंधित क्वेश्चन होते रहते हैं, है कि नहीं। तो देखिएगा अपने बेसिक बुक से समझ लीजिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बाकी जो डिटेल में होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा। धन्यवाद।